नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, किस्मत आपको अवसर देगी, किस्मत आपको अवसर देगी, आपकी मेहनत सबको चौंका देगी, आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। और यह सही भी है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा युवा साथियों के लिए, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले साथियों के लिए जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए खूब सारी अध्यापक भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी की गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपीएलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा यानी कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें 7,466 पदों पर वह होने वाले। उसी प्रकार राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए भी विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें हजारों की संख्या में पद है। और इसलिए राजस्थान और उत्तर प्रदेश के युवा साथी जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उन सभी के लिए एलएम ज्योग्राफी लेके आया है यह एक विशेष बैच। विशेष बैच इसलिए क्योंकि इसमें जो भूगोल विषय का वर्तमान में महत्व बढ़ रहा है, परीक्षा में भूगोल विषय को लेकर जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जिस तरह से बदलती प्रश्नों की प्रकृति के अनुसार भूगोल विषय को एक स्पेशली पूछा जा रहा है, तो उन प्रश्नों की हम तैयारी कैसे करें, क्या क्या हमें पूछा जा रहा है, किस प्रकार से पूछा जा रहा है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, वहां से क्या प्रश्न आएगा उस पर बात करेंगे। और उसी श्रृंखला में आज हम शुरुआत करते हैं भारत के भूगोल से। और भारत के भूगोल में आज हम बात करेंगे भारत की भौगोलिक सीमा के बारे में, और भौगोलिक सीमा में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे तटीय सीमा के बारे में। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी हाल ही में भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा भारत की जो तटीय सीमा है, उस तटीय सीमा में 47.6% की वृद्धि दर्शाई गई है, यानी कि भारत की तटीय सीमा में वृद्धि हुई है। तो आज हम उसी पर बात करेंगे कि भौगोलिक सीमा के अंतर्गत तटीय सीमा को लेके क्या परिवर्तन हुआ है और हमें उस परिवर्तन के आधार पे किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन से आंकड़े पूछे जाएंगे, और हम जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार से इन प्रश्नों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाए, हम सही कर पाए, इस पर भी हम बात करेंगे। तो साथियों, एक बार मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, जो भी विद्यार्थी इस क्लास के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, वह अपनी पेन और डायरी लेकर बैठें। जो जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं उन्हें अपनी डायरी में नोट करें, क्योंकि आपकी किताब, आपकी नोटबुक, आपके पेन ही आपकी सफलता के सारथी होंगे। और इसीलिए आप अपने रथ पर, शिक्षक बनने की सफलता के रथ पर सवार होकर पेन, डायरी, मैप सारथी के रूप में लेके इस सफर की शुरुआत करते हैं। और आज हम बात करते हैं भारत की भौगोलिक सीमा, तटीय सीमा के बारे में। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो जो पॉइंट हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाएंगे, तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यह क्लियर होना चाहिए क्या क्या पॉइंट क्लियर होने चाहिए, एक एक पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत की जो भौगोलिक सीमा, भारत की जो भौगोलिक सीमा है इसे हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 3 भागों में। एक कहलाती है स्थलीय सीमा, एक कहलाती है तटीय सीमा और एक कहलाती है यानी कि कोई भी देश है, चाहे हम भारत की बात करें या अन्य देशों की बात करें, तो भौगोलिक सीमा को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा का मतलब है कि वह सीमा जो किसी अन्य देश के साथ लगती है, जिसे हम स्थलीय सीमा या अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में जानते हैं। और यदि हम बात करें भारत की, तो भारत की जो है स्थलीय सीमा, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में जानते हैं, इस तरह से भारत की जो है यह जो है, यह भारत की क्या है? स्थलीय सीमा। तटीय सीमा, तटीय सीमा का मतलब है वह सीमा जो समुद्र के साथ लगती है। इस सीमा को हम क्या बोलते हैं? समुद्री सीमा कहते हैं। इस तरह से यहां आपको दिख रहा होगा कि यह जो भारत है, यह भारत की स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा क्यों है? क्योंकि इसका कुछ भाग यहां पर पाकिस्तान से लगता है, यहां पर अफगानिस्तान से लगती है, यहां पर पूरी यह चीन के साथ है, यहां नेपाल के साथ है, यहां पर भूटान के साथ है, यहां पर म्यांमार के साथ हैं और यहां पर बांग्लादेश के साथ। यह तो भारत की क्या है? स्थलीय सीमा। यह जो सीमा है, यह है तटीय सीमा। और तटीय सीमा जो है, यहां पर है अरब सागर, अरब सागर है, यहां पर बंगाल की खाड़ी है और यहां पर हिंद महासागर। तो इस तरह से भारत की जो है स्थलीय सीमा है और तटीय सीमा है। इसके बाद तीसरी एक और सीमा है, वह है समुद्री सीमा। कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो भी देश हैं उनको समुद्र और महासागरीय क्षेत्र में अधिकार देने के लिए एक सीमा का निर्धारण किया है, जिसे समुद्री सीमा के रूप में जानते हैं। यानी कि सागर और महासागरों के अंदर एक सीमा तक
क्या देने के लिए? अधिकार देने के लिए जो सीमा तय की गई है इसे कहा जाता है समुद्री सीमा। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि भारत की भौगोलिक सीमा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। अब दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अभी हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि भारत की तटीय सीमा में वृद्धि हुई है। तो अब तटीय सीमा में वृद्धि के क्या कारण हैं? तटीय सीमा का निर्धारण किस प्रकार से किया गया? पहले तटीय सीमा कितनी थी, अब कितनी है, उस पर बात करते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो तटीय सीमा है, भारत की जो तटीय सीमा है, इसका निर्धारण किस आधार पर किया जाता था? तो इसका निर्धारण कब किया गया था? 1970 में किया गया था। कब किया गया था? 1970 में किया गया था। किस आधार पर किया गया था? आधार रेखा के आधार पर किया गया था। और किस पैमाने के आधार पर? 1:। इस पैमाने के आधार पर, यह था पैमाना या स्केल। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत की जो है तटीय सीमा का निर्धारण 1970 में किया गया था। और एक आधार रेखा, यह कैसी रेखा है? एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा के आधार पर 1:। इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1:45 लाख का पैमाना के आधार पर मानचित्र बनाकर इस तटीय सीमा का निर्धारण किया गया था। अब आप कहेंगे, सर यहां आधार रेखा या काल्पनिक रेखा क्या है? तो देखिए, कोई भी देश है, उसकी जो तट है या तटीय रेखा है, वह ऊबड़ खाबड़ और टेढ़ी मेढ़ी है। जैसे भारत की बात करते हैं तो देखिए, भारत की तटीय सीमा जो है कैसी है? ऊबड़ खाबड़ है, टेढ़ी मेढ़ी है। तो इस प्रकार की ऊबड़ खाबड़ और टेढ़ी मेढ़ी रेखा का मापन करना संभव नहीं है। तो इसको आसान बनाने के लिए इस जो तट रेखा है, इस तट रेखा को, टेढ़ी मेढ़ी तट रेखा को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा, उसे क्या कहा गया? आधार रेखा का। कि यह जो तट है, इस तट को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, जो कैसी है? यह जो रेखा है, इस सीधी तट की आधार रेखा क्या है? कि किसी भी तट को मिलाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा। तट को मिलाने वाली काल्पनिक और सीधी रेखा को, यहां एकदम क्या है? स्ट्रेट लाइन होती है, इस तरह से स्ट्रेट है पूरी। और इस सीधी और काल्पनिक रेखा को क्या कहा गया है? आधार रेखा। और इस आधार रेखा और तट के बीच में जो जल क्षेत्र है, जो इनके बीच में जल है, इसे कहा जाता है आंतरिक जल क्षेत्र। आंतरिक जल क्षेत्र कहलाता है। तो अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत में जब 1970 में भौगोलिक सीमा के अंतर्गत तटीय सीमा का निर्धारण किया गया था, तो वह आधार रेखा
यानी कि एक पहले काल्पनिक सीधी रेखा खींची गई और उस रेखा के आधार पर भारत की तट रेखा का निर्धारण किया गया था, जिसमें पैमाना क्या लिया गया था, 1:45 लाख का पैमाना लेकर भारत की तटीय सीमा का निर्धारण किया गया था। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा और इंपॉर्टेंट कि जब तटीय सीमा का निर्धारण किया गया उस समय 1970 में जब तटीय सीमा का निर्धारण किया गया तो उस समय खाड़ियों, डेल्टा, ज्वार, नदमुख, छोटे द्वीप और जटिल संरचनाओं को इन सब को उसमें शामिल नहीं किया गया। और जब इनको शामिल नहीं किया गया, केवल एक सीधी काल्पनिक रेखा के आधार पर भारत की तटीय सीमा का निर्धारण किया गया, तो भारत की तटीय सीमा कितनी थी उस समय? 7,516.5 किलोमीटर थी। तो अब सबसे पहले तो आपको यह क्लियर हो चुका होगा कि भारत की भौगोलिक सीमा को कितने भागों में बांटा गया है। उस समय जो भारत की तटीय सीमा थी उसका निर्धारण कब हुआ, किस आधार पर हुआ, किस पैमाने के आधार पर किया गया, उसमें किसको शामिल नहीं किया गया। इसीलिए कितनी भारत की तटीय सीमा थी? 7,516.5 किलोमीटर। क्लियर हो गया। अब जब केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा वर्तमान में भारत की तटीय सीमा को कितना बताया गया है? 11,098.81 किलोमीटर बताया गया। तो 11,098.81 को पढ़ने के लिए हमें पहले इस 7,516.5 को समझना जरूरी है कि यह तटीय सीमा कौन कौन से राज्यों के साथ लगती थी, कितनी कितनी लगती थी, और उसको लेके हमें क्या प्रश्न पहले पूछा जा गया है और अब क्या पूछा जा सकता है। तो अब समझना यहां से इससे आगे का पॉइंट जो हमें एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या है, देखिए समझना। यहां जो है भारत का मानचित्र है, इसको हम केवल जो तटीय भाग है उसी पर हम बात करते हैं। यह भारत की तटीय सीमा। अब इसमें सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत की जो तटीय सीमा है वह कौन कौन से राज्यों से लगती है। तो यहां पर है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
ओडिशा, पश्चिम बंगाल। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जो भारत की तटीय सीमा है वह 9 राज्यों से लगती। कितने राज्य? 9 राज्य। और उसके अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेश है, सॉरी 4 केंद्र शासित प्रदेश है। एक तो आपको यहां पर मिलेगा दमन दीव, गुजरात का है। केंद्र शासित प्रदेश में देखिए एक तो है दमन दीव, एक है पुदुचेरी, एक यहां अंडमान निकोबार, और एक यहां लक्षद्वीप। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो भारत की तटीय सीमा कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहां पर नोट करना कि भारत की तटीय सीमा 9 राज्य प्लस 4 केंद्र शासित प्रदेश से, और कितनी लगती है? 7516.5 किलोमीटर। हम पहले जो 1970 में निर्धारित की गई उस पर हम बात करते हैं। जब 1970 में आधार रेखा के आधार पर जो भारत की तटीय सीमा का निर्धारण किया गया, उसमें सबसे ज्यादा सीमा किसकी थी? गुजरात की थी। सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती थी? गुजरात की लगती थी। और गुजरात की कितनी सीमा लगती थी? तो गुजरात की जो सीमा लगती थी वह लगती थी 1214.7 किलोमीटर। 1214.7। उसके बाद दूसरा जो सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाता था वह आंध्र प्रदेश बनाता था। कितनी? 973.7 किलोमीटर। 973.7 किलोमीटर। तीसरा तमिलनाडु 906.9 किलोमीटर। 906.9 किलोमीटर। चौथा महाराष्ट्र 652.6 किलोमीटर। किलोमीटर। उसके बाद केरल 569.7 किलोमीटर। 569.7 किलोमीटर। केरल के बाद ओडिशा 476.4 किलोमीटर। 476.4 किलोमीटर। उसके बाद कर्नाटका 280 किलोमीटर। 280 किलोमीटर। और सब इसके बाद पश्चिम बंगाल 157.6 किलोमीटर। और सबसे कम बनाता था गोवा। कितनी? 101 किलोमीटर। तो इस तरह से ध्यान रखना कि भारत के जो 9 राज्य थे वह कितनी कितनी सीमा बनाते थे। जब भारत की तटीय सीमा कितनी थी? 7516.5 किलोमीटर थी। अब आता है कि
केंद्र शासित प्रदेश भी कितने बनाते थे? 4। उसमें सबसे ज्यादा बनाता था अंडमान निकोबार, कितनी? 1962 किलोमीटर। अंडमान निकोबार 1962 किलोमीटर। क्लियर? उसके बाद लक्षद्वीप कितना? 132 किलोमीटर। 132 किलोमीटर। उसके बाद पुदुचेरी कितनी? 47 किलोमीटर। और उसके बाद दमनदीप कितनी? 42.5 किलोमीटर। इस प्रकार से पूरे भारत की तटीय सीमा कितनी थी? 7516.5 किलोमीटर थी। अब इसमें ध्यान रखना, मुख्य तट भी था और द्वीप समूह थे। इसमें मुख्य तट और यानी कि भारत की यहां कुल तटीय सीमा कहलाती थी, कुल तटीय सीमा। और इसमें जो भारत की मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा थी वह कितनी थी? 6100 किलोमीटर। यहां भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा थी। और इसके बारे में सभी विद्यार्थी अच्छे से जानते हैं कि जब भी आप भारत का भूगोल पढ़ते हैं और भारत के भूगोल में भारत की स्थिति और विस्तार पढ़ते हैं तो उसमें इस तटीय सीमा के बारे में विशेष रूप से पढ़ते हैं। लेकिन अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार भारत की तटीय सीमा में वृद्धि हुई है। और भारत की जो तटीय सीमा में वृद्धि हुई है तो एक तो उसके क्या कारण है यहां हमें क्लियर होने चाहिए, और कितनी वृद्धि हुई है यहां भी हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। तो अब बात करते हैं वर्तमान में भारत की तटीय सीमा कितनी है, कितने राज्यों से लगती है, कितने केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, और उसको जो है वृद्धि का कारण क्या है। तो अब आगे पॉइंट को समझना, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। अब देखिए, यह तो भारत की क्या है? यह भारत की स्थलीय सीमा है। और यह भारत की जो है वह तटीय सीमा। अब यहां पे समझना, 1970 के अनुसार 1970 के अनुसार भारत की तटीय सीमा कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। अब बात करते हैं वर्तमान में
गृह मंत्रालय के अनुसार भारत की तटीय सीमा 11,098.81 किलोमीटर। तो अब सबसे पहला तो प्रश्न यह आता है कि भारत की जो है तटीय सीमा में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो 47.6% की क्या दर्ज की गई है? तो पहला पॉइंट तो यहां ध्यान रखना, यहां एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि भारत की तटीय सीमा में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार भारत की तटीय सीमा में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 47.6% की वृद्धि दर्ज की। दूसरा पॉइंट, भारतीय तटीय सीमा, पहले भारत की तटीय सीमा कितनी थी और वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार भारत की तटीय सीमा कितनी है। दोनों ही आंकड़ों में से एक आंकड़ा विशेष रूप से जो नवीनतम है, यह पूछा जा सकता है कितनी वृद्धि हुई है, यह पूछा जा सकता है। अब दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारत की जो है तटीय सीमा में वृद्धि का कारण क्या है? क्या भारत की विस्तारवादी नीति है या फिर कोई अन्य कारण है? तो यही हमारे लिए ध्यान रखना सत्य और असत्य कथन के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से या निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों की पहचान कीजिए या असत्य कथन कौन सा है। और पहला कथन सदैव यही लिखा जाएगा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार भारत की तटीय सीमा में 47.6%, राउंड फिगर में वह 47% या लगभग 48% वृद्धि दर्ज की गई है। तो ध्यान रखना, एग्जैक्ट पूछा जाता है तो 47.6 और यदि राउंड फिगर में होगा तो 47% या 48, जो ऑप्शन में होगा वह उत्तर हमारा सही होगा। तो पहला कथन तो सदैव यही लिखा जाएगा कि कितनी तटीय सीमा में वृद्धि। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत की तटीय सीमा में वृद्धि के लिए भारत की विस्तारवादी नीति उत्तरदायी है। तो ध्यान रखना, भारत की विस्तारवादी नीति उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि भारत विस्तारवादी नीति का समर्थन नहीं करता है। विस्तारवादी नीति के बारे में बात करें तो वर्तमान में विश्व में सबसे ज्यादा विस्तारवादी नीति के लिए जाना जाता है चाइना। भारत विस्तारवादी नीति का समर्थन नहीं करता है और न ही भारत का कभी ऐसा प्रयास रहा है कि वह अपने भौगोलिक क्षेत्र का किसी प्रकार से विस्तार करे। तो जब भारत की विस्तारवादी नीति नहीं रही है तो ऐसे क्या कारण रहे कि भारत की जो है तटीय सीमा में 47% तक वृद्धि दर्ज की गई? तो इसके कारणों में ध्यान रखना, सबसे पहला कि 2023-24 में तटीय रेखा के मापन में उच्च रिजोल्यूशन वाली इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन चार्ट का प्रयोग किया गया। ध्यान रखना, इसका जो कारण है, भारत की तटीय सीमा में वृद्धि के क्या कारण हैं? तो उसमें सबसे पहला कारण है कि 2023-24 में तटीय रेखा के मापन में किसका प्रयोग किया गया? उच्च रिजोल्यूशन इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन चार्ट का। उच्च रिजोल्यूशन
इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन चार्ट्स। एक तो इसका प्रयोग किया गया। दूसरा जो है GIS, भौगोलिक सूचना तंत्र का, GIS भौगोलिक सूचना तंत्र का, यानी कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रयोग किया गया। और तीसरा जो है इसमें पैमाना जो यूज किया गया वह किया गया है 1:25 लाख। पैमाने के आधार पर मानचित्रण। और इसके बाद चौथा जो था वह था खाड़ियों, मुहानों, जिन्हें हम क्या बोलते हैं डेल्टा, ज्वार, नदमुख जिसे हम कहते हैं एचुरी, अपतटीय द्वीप, टापू और जटिल संरचना को शामिल किया गया। यहां ध्यान रखना कि यह 4 ऐसे कारण थे जिसके कारण जो है भारत की तटीय सीमा में वृद्धि दर्ज की। और जब हम भारत की तटीय सीमा में अपतटीय द्वीपों की बात करें तो तटीय रेखा के मापन में कितने अपतटीय द्वीप, यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस तटीय रेखा के भारत की तटीय रेखा के मापन में कितने 1059 अपतटीय द्वीप, 1059 अपतटीय द्वीप जो समुद्र के तट के किनारे जो स्थित है द्वीप, और साथ ही साथ 239 टापुओं को शामिल किया गया था। क्यों? क्योंकि पहले जो है तटीय सीमा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता था? आधार रेखा के आधार पर किया गया था। और जब आधार रेखा के आधार पर किया गया था तो इन अपतटीय द्वीपों को शामिल नहीं किया गया था, टापुओं को शामिल नहीं किया गया था, डेल्टाओं के साथ जो तटीय सीमा लगती है उनको शामिल नहीं किया गया था, एचुरी के साथ या जो अन्य जटिल संरचनाएं उनकी जो है शामिल नहीं किया गया था। और इसीलिए जो वास्तविक जो दूरी आनी चाहिए, वास्तविक जो तटरेखा की लंबाई आनी चाहिए थी वह वास्तविक नहीं थी, काल्पनिक रेखा के आधार पर निर्धारित की गई थी। और इसीलिए कितनी आ रही थी? 7516.5 आ रही थी। और जब अपतटीय द्वीपों को, अपतटीय द्वीप का मतलब है जो यहां पर इसके किनारे किनारे जो द्वीप थे, यहां जो अपतटीय द्वीप है इनको डेल्टाएं या जो एचुरी बनाती है उनको, या जो छोटे छोटे टापू थे उनको जब दूरी की तटरेखा को जोड़ा गया तो तटरेखा में वृद्धि हुई और वर्तमान में कितनी है? 11,098.81 किलोमीटर।
तो यह प्रश्न हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्री में तो डायरेक्ट ही प्रश्न आएगा कि भारत की तटीय सीमा में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है, भारत की तटीय सीमा कितनी है। क्लियर। अब आपसे पूछे कि पहले से कितनी वृद्धि है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो यूपीएलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए परीक्षा में पैटर्न दो प्रकार का है। प्री जो होगा, प्रारंभिक परीक्षा, वह एमसीक्यू बेस होगी, और जो मुख्य परीक्षा होगी वह लिखित। और लिखित परीक्षा में प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि भारत की तटीय सीमा का उल्लेख करते हुए उसमें वृद्धि के कारणों को बताइए, या भारत की तटीय सीमा के बारे में आप क्या जानते हैं और हाल ही में उसमें वृद्धि दर्ज की गई कारणों की समीक्षा कीजिए, कारणों का अवलोकन कीजिए, कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ध्यान रखना, यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और उसमें आपको सबसे पहले तो यहां से शुरू करना पड़ेगा कि भारत की भौगोलिक सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। 1970 में काल्पनिक रेखा, आधार रेखा और 1:45 लाख पैमाने के मानचित्र के अनुसार भारत की तटीय सीमा जो है 7516.5 किलोमीटर निर्धारित की गई थी, जो कि भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती थी। सबसे ज्यादा जो है वह गुजरात की तटीय सीमा थी, उसके बाद सबसे कम जो है वह गोवा की तटीय सीमा थी, और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार के साथ थी और सबसे कम जो है दमन द्वीप के साथ थी। इस तरह से हमें पहले इस पूरे पॉइंट को जो हमने यहां चर्चा की है इसको आपको बताना है। उसके बाद बताना है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा भारत की तटीय सीमा में वृद्धि दर्ज की गई है। कितनी की गई है प्रतिशत में, और कितनी है, 11,098.81 किलोमीटर है, यह भी आपको बताना है। और उसके बाद आपको बताना है कि इस वृद्धि के क्या कारण है, यह 4 पॉइंट। और इस तरह से जब आप मेंशन करेंगे तो 125 शब्द का जो है आपका आंसर अच्छे से लिखा जाएगा, जिसकी अंक भार आपको देखा होगा 8 अंक का है। तो जो आपका प्री का सिलेबस है वही मेंस का सिलेबस है, लेकिन प्री और मेंस में जो अंतर है वह अंतर है कि आपने जो प्री में पढ़ा है उसको मेंस में कैसे लिखना है या उसको किस प्रकार से पूछा जाएगा। क्योंकि सामान्य जो विद्यार्थी होता है वह इन चीजों को अलग अलग पढ़ेगा, अलग अलग नजरिए से सोचेगा, लेकिन हमें प्री और मेंस को एक ही मान के चलना है कि जो मैं प्री में पढ़ूंगा मेंस में प्रश्न आएगा, मेरा गलत नहीं होगा। और एलएम ज्योग्राफी इसीलिए पहली बार यूपी के विद्यार्थियों के लिए अपना एक विशेष कोर्स पढ़ो यूपी सीरीज के नाम से लेके आया है कि विद्यार्थी अब किसी भी चीज को रटे नहीं, वह जिस चीज को पढ़ रहा है या जिस चीज के बारे में पढ़ रहा है उसको पहले समझ करें, फिर उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा में क्या आएगा इसको पढ़े, मुख्य परीक्षा में कैसे उसको पूछा जाएगा उसको पढ़े। क्लियर हो गया। तो इस तरह से यदि आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और मैं निरंतर यही प्रयास करता हूं कि विद्यार्थी केवल और केवल एक एग्जाम को फोकस न करें। विद्यार्थी का अध्ययन इस प्रकार से होना चाहिए कि वह 360 डिग्री, जिस तरह से घड़ी एक पूरे दिन में 360 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि पूरे सभी तरह से सोचती है, दिन का, सुबह का, शाम का, उसी प्रकार हम भी अपनी तैयारी 360 डिग्री कोण के अनुसार करें कि हमारे टॉपिक के प्रत्येक परिपक्ष में सोचें कि उसका प्रश्न हमें क्या पूछा जाएगा, कौन सा आंकड़ा पूछा जाएगा, कौन सा क्षेत्र पूछा जाएगा, कौन सा कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, और उसको यदि हमें लिखने के लिए कहे तो हम उसको कितना बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यहां हमने सीरीज भी शुरू की है और अपने ऑफिशियल ऐप एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन पर पढ़ो यूपी सीरीज के नाम से हमने एक विशेष यूपीएलटी ग्रेड के लिए कोर्स भी लॉन्च किया है। जिन विद्यार्थियों को भूगोल विषय की तैयारी करनी है, भूगोल के बारे में विशेष अंक प्राप्त करने हैं कि भूगोल के विषय में मैं अधिकतम कैसे अंक प्राप्त कर सकूं, उन विद्यार्थियों के लिए एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। अब प्रश्न आता है
कि भारत की जो है तटीय सीमा में वृद्धि दर्ज की गई है। तो अब वृद्धि कितनी हुई है यह क्लियर। अब इसको लेके प्रश्न क्या बनेंगे हम उस पर बात करते हैं। अब समझना, यहां से हमने पहले यह पढ़ा कि भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश भारत की तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं, जो कि 7516.5 किलोमीटर। लेकिन जब हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 2023-24 के मापन के अनुसार 23-24 के मापन के अनुसार भारत की तटीय सीमा कितनी है? 11,098.81 किलोमीटर है। और यह भी कितने 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। लेकिन अब हमें कितनी लगती है यह क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, जब हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात पहले कितनी लगती थी? 1214.7, लेकिन अब कितनी लगती है? 2340.62 किलोमीटर। अब है 2362 किलोमीटर। इसका मतलब है कि वृद्धि हुई है। और कितनी वृद्धि हुई है यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा वृद्धि यही दर्ज की गई है। और कितनी दर्ज की गई है? 1089.92 किलोमीटर। और यही हमें एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो यह पॉइंट। उसके बाद दूसरा कि पहले आंध्र प्रदेश की थी, लेकिन अब दूसरे नंबर पर किसका आएगा? तमिलनाडु का नाम आएगा कि दूसरा सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। 1068.69 किलोमीटर। कितनी है? 69 है। आंध्र प्रदेश की 1053.07 है। उसके बाद चौथा महाराष्ट्र है। पहले कितनी थी? 652.6, अब कितनी है? 877.97। नो, ये सब किलोमीटर में है, यह ध्यान रखना। उसके बाद फिर किसका नंबर आता था? हमने कहा कि इसके बाद आता था ओडिशा का, लेकिन अब ओडिशा नहीं है। अब कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। 621.01 किलोमीटर। सॉरी, 721.01 किलोमीटर है, यह ध्यान रखना। जबकि ओडिशा की जो है, सॉरी, केरला की 569 थी, अब हो गई है 600.15। ओडिशा की जो 476 थी, अब हो गई 574.71। और उसके बाद आती है कर्नाटका की जो 280 थी, वह हो गई है 343.3। और गोवा की जो 101 किलोमीटर थी, वह हो गई है 95। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हमें याद रखना है। अब इसमें हमें याद क्या रखना है, या जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा उन प्रश्नों पर बात करते हैं। यह तो सभी आंकड़े हैं, और ये आंकड़े नहीं पूछते हैं। आंकड़े हमें तुलनात्मक अध्ययन में सहायता करते हैं कि यदि आंकड़ों को आधार बना के प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या प्रश्न बनेगा। और आंकड़ों को आधार बनाकर प्रश्न करने से पहले हम एक बार केंद्र शासित प्रदेश की कहानी को भी पढ़ लेते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में किस किस प्रकार से। तो अंडमान निकोबार की जो कितनी लगती थी?
62 थी वह 3083.5 हो गई है। तिरासी पॉइंट पांच। जो लक्षद्वीप की 132 हुआ करती थी वह 144.8 हो गई है, 8 हो गई। वहीं पर जो दमन द्वीप की कितनी 42.85 वह अब 54.38 हो गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि जो तमिलनाडु की कितनी थी 47 किलोमीटर थी वह घटकर कितनी हो गई है। और यही हमें एग्जाम में पूछा जाएगा। एक तो यहां हमें आंकड़ा पूछा जाएगा, एक हमें यहां से पूछा जाएगा पश्चिम बंगाल का, एक हमें पूछा जाएगा यहां से इसको लेके, और एक हमें पूछा जाएगा यहां जो पॉइंट मैंने लगाए यहां विशेष रूप से, और एक यहां तमिलनाडु। इनको आधार बना के हमें जो नए आंकड़े आए उन आंकड़ों के प्रश्न हमें यहीं से पूछे जाएंगे। अब क्या क्या आंकड़े होंगे, क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, हम उन पर भी चर्चा करते हैं। इनके अलावा क्या प्रश्न हमें पूछे जाएंगे, अब समझना यहां से प्रश्नों की कहानी। हमने यहां पढ़ा, अब यहां से हमें क्या प्रश्न पूछेगा समझना यहां से। भारत की तटीय सीमा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, कि भारत की तटीय सीमा से को लेके महत्वपूर्ण तथ्य क्या पूछे जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट कि 2023-24 के मापन के अनुसार कि 23-24 ने जो भारत की तटीय सीमा का मापन किया उसके अनुसार सबसे पहला पॉइंट, भारत की तटीय सीमा पर अवस्थित राज्य पूछा जाए तो 9, और केंद्र शासित प्रदेश 4। दूसरा पॉइंट, भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई 11,098.81 किलोमीटर। तीसरा, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई
तो भारत की जो है मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 7,870.51 किलोमीटर। अब ध्यान रखना, यहां से राउंड फिगर में पूछेगा, और राउंड फिगर में वह कितनी पूछेगा। पहले हम 6,100 पढ़ते थे, अब ध्यान रखना 7,800 किलोमीटर लिखा जाएगा कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई। या तो यह लिखेगा या इससे ज्यादा 900 लिखेगा, एग्जैक्ट पूछने की संभावना कम है। तो एक तो यह विशेष रूप से ध्यान रखना कि भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं, कुल तटीय सीमा कितनी है, मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी। अब इसके बाद अगले पॉइंट, सर्वाधिक। अब सर्वाधिक तटीय सीमा कौन बनाएगा, तो देखिए एक तो है, सबसे पहले आएगा गुजरात, गुजरात के बाद आएगा तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद आएगा आंध्र प्रदेश। ये तीन राज्य, ये ध्यान रखना, यहां विशेष रूप से याद रखना कि सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं। एक तो यह विशेष। दूसरा, यदि केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो पहले अंडमान निकोबार आएगा, फिर गुजरात, तमिलनाडु। यदि इसमें सर्वाधिक राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश शामिल कर दे तो उसमें ध्यान रखना सबसे पहले आएगा अंडमान निकोबार, उसके बाद आएगा गुजरात, फिर तमिलनाडु, और उसके बाद आएगा आंध्र प्रदेश। यह विशेष रूप से राज्य पूछे तो 3, और यदि केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करेंगे तो अंडमान निकोबार पहले आएगा, फिर गुजरात, तमिलनाडु, और क्योंकि पहले गुजरात और दूसरा आंध्र प्रदेश था, अब क्या आ गया है, तमिलनाडु, और इसीलिए यही पूछे जाने की संभावना एक। तो दूसरा आता है भारत की तटीय सीमा में वृद्धि, तो 47.6%। कितनी एग्जैक्ट पूछे तो 47.6, और राउंड फिगर में या तो 47% होगा या 48%। अब यहां से प्रश्न आता है कि सर्वाधिक वृद्धि जो है वृद्धि वह किस राज्य की, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा वृद्धि गुजरात में थी। सबसे ज्यादा वृद्धि कहां दर्ज की गई, गुजरात। और यह भी ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार, केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो अंडमान निकोबार, और राज्य पूछा जाएगा तो गुजरात। इसके बाद दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूनतम वृद्धि पूछा जाता है कि सबसे कम वृद्धि किस राज्य में हुई है, तो केरल में, क्योंकि गुजरात में लगभग 1089.92 किलोमीटर की हुई है, जबकि केरल की बात करते हैं तो मात्र 30.45 किलोमीटर है, क्योंकि यहां पर 1089.92 किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और यहां पर मात्र 30.45 किलोमीटर की वृद्धि हुई। सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है, गुजरात में। सबसे कम वृद्धि कहां हुई है, केरल। अब यहां पर एक और पॉइंट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसकी तटीय रेखा में कमी दर्ज की गई। तो यहां ध्यान रखना, तटीय रेखा की लंबाई में कमी केवल एक की ही हुई है, पुदुचेरी। यहां विशेष रूप से ध्यान रखना कि पहले कितनी थी, 47 थी, और अब कितनी होगी है, 42.5। पहले 47 थी और अब है 42.5। इसका मतलब है 42.65।
इसका मतलब केवल एक ही पुदुचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी तटीय सीमा में क्या हुई है, कमी हुई है। बाकी सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की तटीय सीमा में वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा वृद्धि गुजरात में हुई है, सबसे कम वृद्धि केरल में। लेकिन भारत की तटीय सीमा में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, 47.6। तो अब यहां से एक और प्रश्न बनता है, ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि कि किस राज्य की तटीय सीमा में सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो अब समझना यहां से पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो है तटीय सीमा में प्रतिशत वृद्धि सबसे ज्यादा हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि पहले थी 157.6 और अब 157.6 से बढ़कर कितनी हो गई है, 721.01। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि लगभग 300 से प्रतिशत से भी अधिक। कहा जाता है कि यहां पर जो वृद्धि हुई है यहां 300% से भी अधिक, 300% से भी क्या हुई है, अधिक वृद्धि हुई है। यहां विशेष रूप से ध्यान रखना और एग्जाम में यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि कहां दर्ज की गई है, तो वह पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई। और इस प्रकार से हमें नए आंकड़ों के आधार पे जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जिसके बारे में विशेष रूप से यह फैक्ट कि तटीय सीमा कितने राज्यों से, कितने केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, कितनी लगती है, मुख्य भूमि की कितनी है, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है और सबसे ज्यादा सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई है, सबसे कम वृद्धि कहां हुई है। अब ध्यान रखना केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, लेकिन कमी कहां हुई है, केवल एक ही जगह हुई है, पुदुचेरी में। और सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि कहां दर्ज की गई है, पश्चिम बंगाल में। क्योंकि पहले पश्चिम बंगाल जो है वह किस नंबर पर आता था, 8 नंबर पर आता है था, अब वह किस नंबर पर आ गया है, 5वें नंबर पर आ गया है। और इसीलिए हमें एग्जाम में प्रश्न पूछा था। तो एक बार इस क्लास का विशेष रूप से गहनता से अध्ययन करना, क्योंकि भारत के भूगोल में जब भारत की भौगोलिक स्थिति का प्रश्न आएगा तो तटीय सीमा को लेके, तटीय सीमा की लंबाई को लेके करंट के आधार पर पूछे जाने की संभावना है। और यूपीएलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह प्रश्न सामान्य अध्ययन वाले पेपर में भी, भारत और विश्व के भूगोल में भी पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ जो भूगोल विषय का पेपर है उसमें भारत के भूगोल में भी पूछा जा सकता है। यानी कि एक बार आपने पढ़ा, 2 जगह आपके प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे, सही होंगे। और इसी को आधार बनाकर हमने इस सीरीज को शुरू किया है, ताकि जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है, चाहे वह यूपी का हो, चाहे वह राजस्थान का हो या फिर किसी भी अदर स्टेट का हो, साथ ही साथ वह किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कराओ जिसमें भारत का भूगोल है टॉपिक है और उसमें जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उसको आधार बनाकर हमने यह सीरीज शुरू की है। और पहले हम उन बिंदुओं पर बात करेंगे जहां से क्या प्रश्न बनने की संभावना है। तो शायद यह सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा, आपको समझने में भी आसानी हुई होगी कि भारत की जब हम सीमाओं का अध्ययन करते हैं तो भौगोलिक सीमा के अंतर्गत किस किस का अध्ययन करना है और उसमें हमें तटीय सीमा को लेकर क्या पूछा जाएगा, किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उसका हमने विस्तार से चर्चा की। साथियों, मेरा एक निवेदन है कि यदि आप लोग विशेष रूप से यूपी के विद्यार्थी यदि एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हम एक एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन मधुसूदन सर के मार्गदर्शन में भूगोल के लिए विशेष रूप से पढ़ो यूपी सीरीज 1.0 की शुरुआत की है 1 अगस्त 2025। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस सीरीज में
रक्षाबंधन ऑफर 1 अगस्त से 15 अगस्त तक दिया जा रहा है, जिसमें जो 1999 रुपए का जो कोर्स है भूगोल विषय का, वह 1199 रुपए में विद्यार्थियों को दिया जा रहा है और एक निर्धारित समय सीमा में इस कोर्स को पूरा करवाया जाएगा। और यह कोर्स में केवल थ्योरी ही नहीं, थ्योरी प्लस एमसीक्यू भी होगा और साथ ही साथ विद्यार्थियों को रिकॉर्डेड वीडियो क्लास अवेलेबल होगी। टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड वीडियो क्लास अवेलेबल होगी, पैनल पीडीएफ अवेलेबल होगी कि जो भी रिकॉर्डेड क्लास है उसकी पैनल भी विद्यार्थियों को मिलेगी। टॉपिक वाइज टॉप एमसीक्यू भी अवेलेबल करवाए जाएंगे और साथ ही साथ जब टॉपिक पूरा हो जाएगा तो टॉपिक वाइज पैनल पीडीएफ की बुकलेट भी उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि विद्यार्थी उसका प्रिंट निकाल सके और प्रिंट निकालकर स्व अध्याय कर सके और एमसीक्यू के माध्यम से अपना मूल्यांकन कर सके। क्योंकि एलएम ज्योग्राफी इसीलिए जाना जाता है कि विद्यार्थियों को जो पढ़ाया जा रहा है वह कंटेंट, वह सामग्री विद्यार्थियों तक पहुंचे, विद्यार्थी उसका बार बार अध्ययन करें, परीक्षा के लिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें और सेलेक्ट हो। और इसी को लेके हमने यहाँ एक यूपी के विद्यार्थियों के लिए विशेष सीरीज शुरू की है जिसका नाम रखा है पढ़ो यूपी सीरीज। और निश्चित रूप से जो विद्यार्थी इस सीरीज को पढ़ेगा, जो विद्यार्थी एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन एप्लीकेशन से जुड़कर इस सीरीज में जो कोर्स है उस कोर्स को पढ़ेगा, निश्चित रूप से वह भूगोल में अधिकतम अंक लाएगा। 60 तो सेकंड पेपर जो विषय के, उसके अलावा 10 सवाल जो है आपके सामाजिक अध्ययन यानी सामान्य अध्ययन में पूछे जाएंगे। लगभग आप 60 की तैयारी करेंगे, 70 से 80 क्वेश्चन जो है आपके इस सीरीज के माध्यम से सही होने की संभावना है। तो विद्यार्थियों, जो भी यूपी के विद्यार्थी हैं या अदर स्टेट के विद्यार्थी जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 की, उन विद्यार्थियों का एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है, अभिनंदन है। इसके साथ ही राजस्थान के विद्यार्थी जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की विज्ञप्ति जारी की गई, उन विद्यार्थियों के लिए भी रक्षाबंधन ऑफर लेके आया है एलएम ज्योग्राफी, जिसमें फर्स्ट ग्रेड का राजस्थान भूगोल, क्योंकि राजस्थान भूगोल का फर्स्ट ग्रेड में सबसे ज्यादा फर्स्ट पेपर में प्रश्न आ रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए 999 का कोर्स मात्र 750 रुपए में, इसमें भी थ्योरी प्लस एमसीक्यू होंगे। सेकेंड ग्रेड फर्स्ट पेपर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी रक्षाबंधन ऑफर है। सेकेंड ग्रेड फर्स्ट पेपर के साथ साथ एसएसटी पेपर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी ऑफर है। और सबसे बड़ी, राजस्थान में सबसे बड़ी भर्ती मानी जाती है थर्ड ग्रेड, और थर्ड ग्रेड के लेवल फर्स्ट पर, लेवल सेकेंड और लेवल सेकेंड एसएसटी पर भी रक्षाबंधन ऑफर है। तो एक बार एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन पर विजिट कीजिए, दिशा निर्देश को पढ़िए, वहां के डेमो क्लासेस कंटेंट को देखिए और एलएम ज्योग्राफी परिवार से जुड़िए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।